गुड इवनिंग सब लोग को। कल कहाँ तक पढ़ाए थे? वर्षा ऋतु के बारे में समझाए थे। कल कितना लड़का नहीं आया था? करमपुर सबका नहीं आया था सब। कितना दिन छुट्टी के बाद तुम लोग का मन नहीं भरा था? हाँ? कल हम आपको ऋतु यानी मौसम के बारे में बता दिए थे। क्लाइमेट के अध्ययन के आधार पर भारत को मुख्य रूप से 4 मौसमों के आधार पर बांटा गया था। हर मौसम को 3 महीने का टाइम दिया गया था, जो अंग्रेजी महीने के 15 तारीख से चालू होता था। ठंडी का दिन यानी शीत ऋतु कब से कब तक? 15 दिसंबर से 15 मार्च। ग्रीष्म ऋतु यानी गर्मी का दिन 15 मार्च से 15 जून। इस बीच भारत का तापमान ज्यादा किस महीने में रिकॉर्ड किया जाता है? इस बार जो हवाएं गर्म होकर ऊपर उठ जाती हैं, तो जो गर्म हवाएं चलती है उसे उत्तर यूपी बिहार में क्या कहते हैं? असम में इसे बोडो चिली, आंध्र इसमें पंजाब में धूल भरी, बंगाल में काल वैसाखी। ये जो गर्मी पड़ता है हम लोग के यहाँ, तो भाप बन करके पानी ऊपर जाके बादल बन जाता है, और जिस वजह से कभी कभी ये ज्यादा हो जाता है, तो प्री मानसून पहले हो जाता है। पहले ही बारिश क्या हो जाता है? बरस जाता है। तो प्री मानसून की स्थिति में ये हम लोग के लिए क्या प्री मानसून अच्छा होता है? हम लोग के लिए अच्छा नहीं होता है। असम में इस प्री मानसून को क्या कहा जाता है? हाँ, टी सावर। केरल में इसे मैंगो सा। चेरी ब्लॉसम कहाँ कहेंगे? कर्नाटक में कहते हैं। इसके बाद कौन सा ऋतु आता है? वर्षा ऋतु। मानसून पूरे भारत में कब फैल जाता है? 15। अब बिहार में सबसे लास्ट में, सबसे पहले, सबसे ज्यादा वर्षा, सबसे कम वर्षा ले में। भारत में आने वाली मानसून की दिशा दक्षिण पश्चिम। दक्षिण पश्चिम हेयरबैंड लगा के रखा है तुम। हेयरबैंड क्या लगाया? बड़ा बड़ा है तो कटवा लो। अब मान के चलो अगर उससे बड़ा होगा तो छोटी बांधने का इरादा है। एक से एक खतरनाक आता है भाई। मुझे नहीं होता इतना बड़ा रखे, और उसपे से बाल इतना बड़ा, उसपे से 100 ग्राम का हेयर बैंड, उसपे से चश्मा, या तो मुड़िए टूट जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग। मानसून जो आता है उसकी दिशा होती है दक्षिण पश्चिम। कौन सी होती है? दक्षिण पश्चिम। किस तट से टकराता है? केरल के मालाबार। सबसे पहले केरल में कितने % वर्षा होती है इसे? 80% वर्षा होती है। समझ में गया? लौटते मानसून की दिशा उत्तर पूर्व। कितने % वर्षा? पश्चिमी विक्षोभ से कितना? 3% होता है। पश्चिमी विक्षोभ से वर्षा उत्तर भारत में कि दक्षिण भारत में? उत्तर भारत। किस महीने में? जनवरी से फरवरी के बीच में थोड़ा सा वर्षा हो जाता है। लौटते मानसून से वर्षा किस राज्य में? किसमें? तमिलनाडु। किस समय में? ठंडी या गर्मी? समझ। जब आप नक्शा पढ़िएगा ना, तो उसमें आपको थोड़ा और इसका कंसेप्ट अलग से पढ़ना है। तो दोनों होता क्या है कि दोनों हम जब हम ज्योग्राफी पढ़ाते हैं तो अलग कर देते हैं। थ्योरी वाला पोर्शन कंप्लीट अलग, मैप वाला पोर्शन कंप्लीट अलग। और पढ़ना तो आपको दोनों है, तो दोनों आपको अच्छे से हो जाता है। और पता चला एक ही में करेंगे गड़बड़ हो जाता है, नहीं समझ में आएगा। ज्योग्राफी के लिए मैप जरूर आप पहले पढ़िए बाद में पढ़िए, उससे कोई खास बहस नहीं है, लेकिन आपको पढ़ना दोनों पड़ेगा। समझ में? आगे बढ़ते हैं। ठंडी गर्मी सब दिन समझ में आ गया था, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना है? बाकी अब इसको आप कहेंगे कि देखिए, आप जब किताब खरीदने जाइएगा ना, तो आप उसमें कैसे फंस जाते हैं, किताब को मोटा करने के चक्कर में उसमें जैसे हम आपको पढ़ाएं शीत ऋतु। शीत ऋतु कब से था? 15 दिसंबर 15 मार्च। अब इसमें नॉर्मल इसमें पढ़ने वाला है क्या चीज है? शीत ऋतु में ठंड के दिन में वर्षा होती है, जिसके 2 कारण है। कौन कौन? एक लौटता मानसून जो तमिलनाडु में, एक पश्चिमी विक्षोभ जो कहां करा देता है? उत्तर भारत। जबकि रियल में देखेंगे तो ये टॉपिक शीत ऋतु का था ही नहीं, ये तो टॉपिक मानसून का है। अब इसमें क्या पढ़िएगा? एक यही है कि इस समय सूर्य कहां रहता है? मकर है। अब इसी को लंबा कीजिए, क्योंकि सूर्य मकर रेखा पे चला जाता है, भारत में ठंड ज्यादा पड़ने लगती है, हवाएं भारी हो जाती हैं, और भारत में उच्च दाब पड़ने लगता है। उत्तर भारत में शीतलहर चलने ले ससुरा जबरदस्ती ओकरा खींच रहा है। लड़का देखेगा मोटा की था भाई, अच्छा होगा, इसी यूपीएससी यही से टॉप कर जाएंगे। सबसे नहीं, कंसेप्ट पढ़िए जितना अपने आप को सोचिए शॉर्ट से शॉर्ट रखने के लिए, वरना दिमाग में एक ही चीज थोड़े आपको अभी रीजनिंग पढ़ना होगा, कहीं मैथ पढ़ते होंगे, इंग्लिश पढ़ते होंगे, एक ही चीज नहीं ना जी। आगे बढ़े। मौसम से कोई क्वेश्चन नहीं ना छूटना चाहिए। आप बताइए, जलवायु जो होता है, किसी भी जगह का जो जलवायु होता है, क्या वो चेंज होता है? नहीं, जलवायु चेंज नहीं होता। हम लोग के यहाँ जून जुलाई अगस्त में बारिश होना ही होना है, ये हमारी क्या है? जलवायु है। अब आगे देखते हैं मिट्टी, इसका पीडीएफ आपको कल मिलेगा। मिट्टी, मिट्टी को हिंदी में क्या कहते हैं जी? हिंदी में मिट्टी है, मिट्टी उर्दू है, मृदा हिंदी है, सीबीएसई वाला इसको सॉइल कहता है सर। मिट्टी का अध्ययन क्या कहलाता है? पेडोलॉजी। पेडोगॉगी नहीं जी, पेडोलॉजी। पेडोगॉगी तो मास्टर बनने के लिए जो पढ़ा जाता है, शिक्षा विज्ञान, मतलब उसमें किस तरह से पढ़ना है, वो क्या कहलाता है? पेडोगॉगी। ये क्या चीज है? पेडोलॉजी। मिट्टी का अध्ययन क्या कहलाएगा? पेडोलॉजी। मिट्टी बनता कैसे इसको समझते हैं। जिस मिट्टी को आप लोग खेत वगैरह जोतते हैं, इसके बनने में लाखों साल लगते हैं। मिट्टी बनने का प्रोसेस बहुत ही सिंपल है, लेकिन बहुत ही लंबा है। एक पत्थर है, उस पत्थर को कहीं रख दीजिए, अगले जन्म में आके देखिएगा तो इंसान छोट हो गया रहेगा, अगले जन्म में और आएंगे तो और फुट फुट के छोटा हो जाएगा। तो घिस घिस के क्या बनता है? मिट्टी बनता है। तो बड़े चट्टान जो है ना, बस सिंपल, कोई खास दिमाग नहीं लगाना है मिट्टी के निर्माण में। बस इतना है कि मिट्टी बनने का प्रोसेस बड़ा सिंपल है, लेकिन है बहुत ही बड़ा प्रोसेस होता है। तो इसमें क्या करते हैं भाई, जो बड़े बड़े चट्टानी टुकड़े होते हैं वो टूट टूट कर एकदम बारीक हो जाते हैं, उसी से क्या बनता है? मिट्टी। मिट्टी के अब टुकड़े टूटने के कई रास्ते हो सकते हैं। बहुत ज्यादा गर्मी पड़ेगा, चट्टान टूटेगा, क्या होगा? क्रैक करेगा। या बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ गया, जैसे मान के चलिए यहाँ कोई पत्थर था, यहाँ से पेड़ गिर गया इसी पे, तो एक तरह का दबाव है कि नहीं है? प्रेशर है। तो बहुत ज्यादा क्या पड़ जाए? प्रेशर पड़ जाए, बहुत ज्यादा दबाव पड़ जाए, या बहुत ज्यादा घिसाव हो जाए।
घिसाव कैसे? कोई बड़ा सा पत्थर नदी के बीच में रख दीजिए, देखिए घिसाव हो जाएगा। आप अपने घर में आंगन में देखिएगा, जहां नल रहता है वहां जब पानी चलता है तो नीचे एक छोटा सा भोंका बना देता है, देखते हैं? तो बना देता है कि नहीं बना देता है? क्यों? क्योंकि वहां चोट लगते लगते उसको क्या कर देता है, उड़ा देता है। तो उतना जो भोंका बना है वो कहां गया? उड़ गया कहीं, और रगड़ाते रगड़ाते क्या बन चुका है? मिट्टी बन चुका है। अब उसको खोजते रहिए कहां गया आपके आंगन का मिट्टी। समझ आ रहा है कि नहीं? तो मिट्टी बनने का प्रोसेस बहुत टफ नहीं है, लेकिन क्या है, बहुत ही लेंदी प्रोसेस है। मिट्टी बनने का प्रोसेस बहुत ही लेंदी है, जल्दी कर सकते हो। लेट से आया करो, उधर जाया करो, तुम सीधे घुस जाती है। आगे बढ़े। मिट्टी के निर्माण में अब हम आपको पढ़ाएंगे 4-5 प्रोसेस, आपको याद नहीं रहेगा तो हम काहे पढ़ाएं? आप खुद से सोचिए कैसे बन सकता है। बस मिट्टी का एक सिंपल सा तरीका है, उसको क्या कर देना है, घिस देना है। क्या करना है? घिस। आटा बनाइए, मट्टी बन गया वहां पे पत्थर को। कैसे हो सकता है? वेदरिंग, वेदरिंग मतलब अपक्षय। क्या हो सकता है? पानी का बहाव हो, पानी के बहाव से भी टूटेगा। हवाओं का बहाव हो, हवाओं के बहाव से कैसे टूटेगा? आंधी वगैरह आता है ना, तो देखिएगा तोड़-फोड़ मचाता है, क्योंकि आंधी वगैरह में छोटे-छोटे कंकड़ पत्थर रहते हैं, अब वो किसी चीज को लड़ते रहते हैं सब, तो उससे भी वेदरिंग हल्का-फुल्का होते रहता है। बहुत ज्यादा गर्मी, बहुत ज्यादा दबाव, इस सब से ही क्या होते हैं सब, ये मिट्टी का निर्माण होता है। आगे बढ़े। मिट्टी के निर्माण में सबसे ज्यादा सबसे तेज मिट्टी के निर्माण में काम करती है सब नदी। सब पहाड़ पे से उतरेंगी, सब बड़का बड़का पत्थर को नीचे गिराएंगे, सब फूट गया, और लसारते हुए आगे ले जाएंगे सब, और रगड़ते रगड़ते पूरा आगे तक ले जाएंगे सब, और उसके बाद से तब कहेंगे तो मटिया तो पानी में रहता है, एकदम पानी में रहता है मट्टी। लेकिन जब बाढ़ आएगा तब पानी तो पूरा गांव में फैल गया, और गांव में फैलने के बाद अगर मान के चलिए पूरे गांव में फैल गया वो पानी, तो वो मिट्टी भी साथ में गया, अब पानी सूख जाएगा, मिट्टिया क्या रह जाएगा, वहीं रह जाएगा। तो इसमें प्रोसेस में बहुत अच्छा काम करते हैं सब नदियों का, जिसमें बाढ़ का योगदान बहुत ज्यादा रहता है। धीरे 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 बाढ़ आता है, बाढ़ की मिट्टी कहाँ आ गई? आपके गांव में आ गई। अब वो मिट्टियां क्या हुई? नदी के अगल बगल के एरिया में आई, नदी के अगल बगल में आई, ठीक है। अब बाढ़ के बाद जब गर्मी का दिन आएगा, पूरा पानी सूख जाएगा, मिट्टी क्या हो जाएगी? भुरभुरा। बाकी का काम कौन करेगा? हवा। कौन करेगा? हवा। होलसेल में कौन देके गया बाढ़ का पानी? होलसेल में। अब डिस्ट्रीब्यूशन का काम कौन करेगा? हवा। आपके यहाँ जब लू चलता है तो क्या धूल की परत जमती है कि नहीं? लॉकडाउन में जब क्लास बंद था तो इतना धूल का परत इसी में जम गया था, जम गया था कि नहीं? आप किसी घर को देखिए 8 दिन 10 दिन सफाई मत कीजिए, देखिए उस पर धूल की परत जम जाती है। तो हम लोग के खेतों में कौन झाड़ू मारने कोई जाता है? तो धीरे धीरे आप कल्पना कीजिए कि अगर इतनी सा भी मिट्टी जम रहा है तो आने वाले 10 साल में इतना जम जाएगा। सब छोड़िए, प्रैक्टिकली समझिए। आप अपना जो घर है, जिस घर में आप रहते हैं, आपके घर के अगल बगल में जो सड़कें होंगी, आप बचपन में याद कीजिए आपके घर की ऊंचाई सड़क से कितनी थी और अभी कितनी है। हमारा जो पुराना घर है ना, उसमें हम 4 सीढ़ी चढ़ के जाते थे, अभी 2 सीढ़ी चढ़ के उतरते हैं। तो पहले इसे था, ऐसे हो गया। तो क्या हो रहा है? मिट्टी कहीं ना कहीं से आ रही है, कटाव वगैरह होके क्या होता है, आती है मिट्टियां वगैरह। किसी कोई दिक्कत? तो मिट्टी के निर्माण की प्रोसेस क्या बहुत जटिल कॉम्प्लेक्स है? नहीं, लेकिन क्या है, बहुत ही लेंदी प्रोसेस है, बहुत लेंदी। इसलिए मिट्टी के कटाव को भी रोकना जरूरी है। बहुत ज्यादा मिट्टी कट जाता है समुद्र में जाके क्या हो जाता है, बह जाता है। मिट्टी जो होते हैं इसमें कई, अब हम लोग के लिए उपजाऊ मिट्टी का अध्ययन कई डिजाइन से करना होता है। उसके लेयर से क्वेश्चन आएगा कि कौन सा लेयर कैसा होता है, जैसे होरिजोन ओ ए बी सी आर, इस सब का लेयर होता है, प्रोफाइल होता है, होरिजोन होते हैं। उसके बाद मिट्टी में पाए जाने वाले उर्वरक पूछता है कि पोटेशियम, फास्फोरस, नाइट्रोजन, इस सब की क्या जरूरत होती है। उसके बाद भारत में कौन सी मिट्टी कहां पाई जाती है, कौन सी मिट्टी सबसे ज्यादा पानी सोखती है, इस सब टाइप का क्वेश्चन पूछता है। तो मिट्टी के जो बनने का प्रोसेस था वो समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब हम लोग समझते हैं कि मिट्टी के लेयर क्या होते हैं, मिट्टी के क्या चीज, लेयर्स को समझते हैं। तो मिट्टी में कई लेयर होते हैं। ये देखिए ऐसे हम एक जगह मतलब समझिए कि ऐसे मिट्टी का एक लेयर, हम इसमें मेनली 3 नहीं बनाएंगे जी। ये सबसे ऊपर वाला जो लेयर होता है, सबसे ऊपर वाला लेयर, ये एक ये लेयर हो गया, उसके नीचे ए बी सी। देखिए ये लेयर जो होता है इसे हम लोग कहते हैं लेयर संख्या ओ। क्या कहते हैं? ओ। उसके नीचे होता है टॉप सॉइल ए, टॉप सॉइल ए। ये इसको टॉप सॉइल नहीं कहा जाता है। टॉप सॉइल क्या है? ये बी है, ये सब सॉइल है, ये बैड सॉइल है, और ये रॉक है, इसी पर चट्टान है। इस रॉक पे क्या है? चट्टान है। ये बड़े बड़े चट्टान होते हैं। अब एक एक करके हम इसको समझते हैं। अब इसको ध्यान से समझिए। जब कभी भी आप लेयर को अलग अलग देख सकते हैं, जैसे इसमें आप अलग अलग देख सकते हैं कि नहीं देख सकते? अलग अलग देख सकते हैं। कितने लेयर दिख रहे हैं संख्या में? नंबर 1 2 3 4 5। तो जब आप अलग अलग लेयर देखते हैं तो हर एक इंडिविजुअल लेयर को, हर एक इंडिविजुअल होता है अलग से, जैसे रॉक साल, इसको आर कहते हैं, रॉक अलग से, आर एक अलग लेयर है, सी एक अलग लेयर है। तो हर एक अलग लेयर को होराइजन कहते हैं। क्या कहेंगे? होराइजन। क्या कहेंगे? होराइजन। और जब हम सारे होराइजन को मिला देते हैं, सारे होराइजन को मिला देते हैं तो उसे प्रोफाइल कहते हैं। क्या कहेंगे? प्रोफाइल कहते हैं। क्या कहेंगे? प्रोफाइल। किसी को कोई दिक्कत? होराइजन एंड प्रोफाइल में अंतर समझ में आ गया? होराइजन और प्रोफाइल में, प्रोफाइल को परिच्छेद कहते हैं, होराइजन को होराइजन ही कहते हैं। किसी को कोई दिक्कत है? अलग अलग रहेगा तो होराइजन, अलग अलग रहेगा तो होराइजन, और पूरा एक खड़े ले लिए तो क्या कहेंगे? प्रोफाइल। क्या हो गया? प्रोफाइल। जैसे हम अलग अलग स्टूडेंट को इसमें से ले तो क्या हो जाएगा? होराइजन। पूरा मिला दिए तो प्रोफाइल। तो सॉइल प्रोफाइल में कितने होराइजन? 1 2 3 4 5। तो हमें होराइजन पढ़ना है या पूरा प्रोफाइल पढ़ना है? पढ़ना तो पूरा प्रोफाइल पड़ेगा, लेकिन एक बार में पूरा प्रोफाइल पढ़ेंगे कैसे? आप हर होराइजन की अलग अलग क्वालिटी होगी, सबके बारे में अलग अलग जानकारियां होंगी, उसी के बारे में पढ़ते हैं। तो चलिए समझते हैं ध्यान से। सबसे ऊपर वाला होराइजन ओ, ओ का मतलब होता है ऑर्गेनिक। ओ का मतलब ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक उसे कहते हैं जो कभी ना कभी जिंदा था, कभी ना कभी जिंदा है, नहीं कभी ना कभी जिंदा। जैसे हम जिंदा है ना, मर जाएंगे, हम अगर मिट्टी में दफना दिए तो उससे जो खाद बनेगा वो खाद क्या कहलाएगा? ऑर्गेनिक खाद। समझ गया? ऑर्गेनिक खाद। गोबर से जो खाद बनता है ऑर्गेनिक खाद, क्योंकि गाय जो खाता खाती है वो शाकाहारी भोजन करती है, पत्ती खाएगी, घास खाएगी, या फिर आम का छिलका खाएगी, उसी से उसका क्या बनेगा? गोबर बनेगा। तो आम खाए, छिलका खाए, घास खाए, वो सब का सब पौधा था। और पौधा सजीव होता है या नहीं होता? होता है। आपके खेत में मान के चलिए बगीचा है, पेड़ लगे हैं, पेड़ सजीव है कि नहीं है?
सजीव है। अब उसका पतझड़ का मौसम आया या 2-4 पत्तियां तो हमेशा गिरती हैं, जब वो पत्तियां गिरेंगी धूल में दब जाएंगी, पत्ती आगे जाके क्या होगा, सड़ेगा, और वही सड़ेगा तो क्या बना लेगा, खाद। क्या बनाएगा, खाद। ऐसे खाद को क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक खाद। और जो आप खेत में डालते हैं यूरिया, पोटास, डीडीटी, सुपर फास्फेट, ये ऑर्गेनिक है। अच्छा कौन खाद होता है, आजकल कौन सी खेती का प्रचलन बढ़ गया है, ऑर्गेनिक खेती, समझ में गया। लेकिन हम लोगों ने इतना यूरिया पोटास खेत में डाले हैं कि पेड़ों की जड़ उस यूरिया पोटास डीडीटी को क्या किया है, चूस लिया, अब वही पहुंचा दिया ऊपर जो गेहूं या चावल लगा है उसमें। हम लोग आटा पिसवा के लाए, चावल बना के खाएं, और खाएं तो उसमें यूरिया पोटास डीडीटी किया। इस वजह से किसी की जल्दी से आंख की रोशनी जारी है, बिना उम्र का चश्मा लग रहा है, बिना उम्र के बाल पक रहे हैं, हाइट घटते जा रहा है, देख रहे हैं लड़कियों में तो बहुत तेजी से घट रहा है, हाइट क्या होता है, घटते जा रहा है। ये किसके वजह से, हम लोगों ने अपने फूड चेन को, जो खाने का फूड चेन था, उसको हम लोगों ने काफी ज्यादा डैमेज पहुंचाया, जिसके रीजन भी है। ऑर्गेनिक खेती अच्छी होती है, लेकिन ऑर्गेनिक खेती की सबसे बड़ी खराबी होती है कि इसमें पैदावार ज्यादा नहीं होता। आप शुद्ध गोबर वगैरह डालिएगा खेत में, उतना नहीं पैदावार होगा, लाइए डीडीटी, यूरिया, पोटास, माछ छीट दीजिए, देखिए कैसे पूरा खेत लाल आ जाता है। तो भाई हम लोग की जनसंख्या भी तो बढ़ रही है एकदम धड़ाधड़, है कि नहीं। जनसंख्या कंट्रोल का कोई सवाल ही नहीं होता है। हमको तो लगता है यूपी बिहार वाले कभी इस पे सीरियसली सोचते भी नहीं होंगे, है कि नहीं। एक तो के 7 या 8 लड़के थे, हम उससे पूछे कि भाई 7-8 लड़के हैं, क्या सोच के इतना लड़का कर लिया आप। अरे ये सब ऊपर वाला पालता है। हम कहें कि जब ऊपर वाला पालता है तो फिर रोके क्यों है, 8-10 को और ट्राई मारिए। हाँ? ऊपर वाला तो सबको पालता है, चाहे आपका रहे चाहे आपके जगह पे पड़ोसी मेहनत करके जाए। ये कोई लॉजिक है भाई। हाँ, ये क्या फायदा बनता है भाई, सबको सोचना चाहिए। आपके पास 2-3, मतलब अभी के वक्त में आप कह सकते हैं मैक्सिमम 3, 2 सबसे सुखी परिवार होता है। लेकिन इसके पीछे भी कई रीजन है। हमारे समाज में महिलाओं को उचित स्थान नहीं मिल पाता, इसलिए अगर किसी का बेटा नहीं है ना, तो बेटा के इंतजार में 8 गो बेटी होगा, तब तक वो फुल स्टॉप नहीं मारेगा जब तक वो लड़का ना आ जाए। जनसंख्या के बढ़ने में एक ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, जिस पे कोई ध्यान नहीं देता है। आज भी गांव में देखिएगा ना, अगर किसी की 4 गो बेटी है ना, जबले बेटा ना होगा तब तक, समझ गया। और ये सोच केवल और केवल पुरुषों की रहती तो समझ में आता, महिलाओं की भी यही सोच है। अरे उस औरत को तो कहना चाहिए ना कि लड़का लड़की में क्या दिक्कत है ना, देखो बबुआ रहे चाहिए, बुढ़ौती में क्या काम है। तो जनसंख्या इतनी बढ़ रही है कि हम ऑर्गेनिक खेती पे ज्यादा डिपेंडेंट नहीं रह पाते। लेकिन अच्छा क्या होता है, ऑर्गेनिक खेती। अब एक बार क्वेश्चन आया था यूपीपीसीएस के एग्जाम कि होराइजन ओ, यानी ये ओ लेयर किस क्षेत्र में ज्यादा देखने को मिलता है। पहला ऑप्शन बाढ़ग्रस्त क्षेत्र, मरुस्थलीय क्षेत्र, पर्वतीय क्षेत्र, जंगली भूमि, जंगल वाले क्षेत्र। कौन सा, जंगली भूमि में क्या है, पेड़ पौधा गिरेगा, लकड़ी गिरेगा, आंधी में पेड़ गिरेगा, कितना दिन खैर मनाएगा, 1 साल 2 साल 4 साल, सड़ ओढ़ के दीमक खाओ के उसी में जाएंगे, सियार मरेगा, घोड़ा मरेगा, गधा मरेगा, सब वही में जाएगा सब। तो जंगल वाले क्षेत्र में क्या ज्यादा पाया जाता है, होराइजन ओ। इसे ओ क्यों कहा जाता है, ऑर्गेनिक की मात्रा इसमें ज्यादा रहती है। ऑर्गेनिक का मतलब समझ में आ गया ना, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़े। इसे हम लोग ह्यूमस भी कहते हैं, क्या कहते हैं, ह्यूमस, क्या कहेंगे, ह्यूमस। ये हमारे भारत की सबसे बड़ी खराबी है, भारत की हर एक मिट्टी में ह्यूमस की कमी है। ह्यूमस की क्या है, कमी है, ये ज्यादा नहीं पाया जाता। इसकी भरपूर मात्रा केवल और केवल 2 जगह देखने को मिलती है, एक जंगल वाले क्षेत्र में, दूसरा दलदल वाले क्षेत्र में। दलदल वाले क्षेत्र में क्या होता है, जहां हमेशा पानी लगा रहेगा, कोई कुछ फेंकेगा वहीं आके टकर जाएगा। पानी लगने का मतलब ही है कि वहां ढाल है, सिंपल सी बात समझिए ना, कहीं हमेशा पानी लग रहा है, इसका मतलब वहां क्या है, ढाल है। तो ढाल है तो कचरा घर का इधर उधर सब उसी में आएगा, ऑर्गेनिक। उसमें मछलियां रहेंगी, अमृत के थोड़े, वो मरेगी तो उसी में जाएगी, मेढक सांप पीछी मर उसी में जाएगा, अल्टीमेटली वो क्या बनाएगा, ऑर्गेनिक। तो हमारे जो खाद है, ये जो जमीन है, उसकी ऊपरी परत, सबसे ऊपरी होराइजन क्या होता है, ह्यूमस। लेकिन ह्यूमस सबसे कमजोर होता है, इसमें वो पेड़ जड़ को पकड़ नहीं पाते, ये बहुत कम, 2 से 3 सेंटीमीटर इतना चौड़ा होता ही है। खाद कितना डाला जाता है, कितना लेयर, पौधे उलट जाएगा, उसमें दम नहीं होता है। तो ये जो ए लेयर है, ये लेयर कौन सा हो गया, ए, इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, टॉप सॉइल। क्या कहेंगे, टॉप सॉइल। तो आप गलती मत मारिएगा, होराइजन ओ को क्या आप टॉप सॉइल मारेंगे, क्या है, हर जगह ही रहता नहीं ना है, जहां खाद की मात्रा वहां रहेगा, जहां नहीं रहेगा वहां नहीं रहेगा। तो टॉप सॉइल किसे कहते हैं, टॉप सॉइल ए को। देखिए अब इसमें समझिए, ये टॉप सॉइल हो गया, हम लिख देते हैं टॉप, बाकी सॉइल समझिएगा टॉप सॉइल। इसमें 3-4 विशेषता, केचुआ वगैरह देखे हैं, केचुआ वगैरह अगर ह्यूमस जहां ज्यादा है तो वो घर कहां बना लेता है, होराइजन ओ में, होराइजन ओ में। और अदरवाइज में अगर होराइजन ओ नहीं है, होराइजन ओ कंपलसरी तो है नहीं, जहां पर ऑर्गेनिक चीज ज्यादा रहेंगी वहां होराइजन ओ क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। अदरवाइज में तो कंपलसरी है नहीं। तो केचुआ, सांप, चूहा, चूहा समझते हैं, मूस, ये सब खेत को उलहर के कहां चल जाता है, इसमें चला जाता है। तो जितने कीड़े मकोड़े रहते हैं ह्यूमस लेयर ए को ओ और ए में पाए जाते हैं, छोटे मोटे रहेंगे तो किसमें, ओ में। सांप ए, मेढक ए, चूहा ए, जितना केचुआ वगैरह ए में चल जाते हैं सब ए, नहीं तो फुट फुट रहेगा तो ऊपर अटक जाएगा। तो करता है समझ में आ गया। जितने खाना उगाने वाले अनाज हैं, जैसे गेहूं, चावल, धान, मक्का, यानी फसल, पेड़ की बात नहीं कर रहे हो, किसकी बात कर रहे हो, फसल। फसल की सिंपल पहचान नोचिएगा तो उखड़ जाता है, बड़का पेड़ थोड़े ना उखड़ेगा, छोटा सा फसल। उन फसलों की जड़ कहां तक आई रहती है, हाँ, यहीं तक, ए तक। तो यहाँ पर क्या, कीट, कीट लिख सकते हैं उसको, कीट या छोटे मोटे जीव यहीं तक आते हैं। पौधा, जो छोटा मोटा पौधा लगाते हैं उसका जड़ कहां तक आया रहता है, टॉप सॉइल ए तक। जितने हम लोग खाद वगैरह डालते हैं, क्या डालते हैं, खाद, खेतों में खाद डालते हैं, यूरिया, पोटास, डीडीटी, जिस तरह की जरूरत है। ऐसा नहीं कि सब में यूरिया फेंकते रहिए, यूरिया की कमी नहीं है, नाइट्रोजन की कमी नहीं है तो क्या यूरिया डालेंगे, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो जो डालते हैं हम लोग खाद, आर्टिफिशियल खाद, वो कहां तक जाता है, रिस्क
टॉप सॉइल तक, कहां तक? टॉप सॉइल। लेकिन जितने भी बड़े पेड़ होते हैं, जितने भी बड़े पेड़ होते हैं, उनकी जड़ें कहां तक आई रहती हैं? हाँ, कहां तक? बी तक। कहां तक? बी तक। तो सबके बी तक थोड़ी आ रहेंगे, जो बड़े बड़े पेड़ पौधे हैं उनके कहां तक आते हैं? बी तक। तो इसे कहा गया टॉप सॉइल, इसे कहा गया सब सॉइल। इसे क्या कहते हैं? सब सॉइल। सब सॉइल। इसके बाद ये होता है बैड सॉइल। क्या होता है? बैड सॉइल। इसमें ना कोई चीज नहीं पाया जाता, पत्थर पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? पत्थर के कंकड़ वगैरह ज्यादा पाए जाते हैं, इसलिए ये खेती के लिए थोड़ा भी अच्छा नहीं होता है। ये वाला तो पूरा का पूरा पत्थर होता है, चट्टान होता है। ये पूरा का पूरा क्या है? चट्टान या पत्थर है। समझ में आ गया कि नहीं? बड़ी बड़ी जो बिल्डिंगें होती हैं, जो घर बनता है, अपार्टमेंट बनता है, उसकी नींव कहां डाली जाती है? आर सॉइल। और अगर नीचे में रॉक नहीं है, बड़ा पत्थर नहीं है, तो वहां फाउंडेशन नहीं बनेगा, वहां वो घर नहीं बनेगा। तो कभी कभी देखते हैं नक्शा पास हो गया, बाद में पता चलता है कि इस पे इतने फ्लोर की बिल्डिंग बनेगी। नीचे मजबूत मात्रा में क्या रहना चाहिए? रॉक रहना चाहिए। पता चला बिल्डिंग का सब होता है, चट्टान होता है। ये पूरा का पूरा सब सॉइल। इसे क्या कहते हैं? सब सॉइल। सब सॉइल। इसके बाद ये होता है बैड सॉइल। क्या होता है? बैड सॉइल। इसमें ना कोई चीज नहीं पाया जाता, पत्थर पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? पत्थर के कंकड़ वगैरह ज्यादा पाए जाते हैं, इसलिए ये खेती के लिए थोड़ा भी अच्छा नहीं होता है। ये वाला तो पूरा का पूरा पत्थर होता है, चट्टान होता है। ये पूरा का पूरा क्या है? चट्टान या पत्थर है। समझ में आ गया कि नहीं? बड़ी बड़ी जो बिल्डिंगें होती हैं, जो घर बनता है, अपार्टमेंट बनता है, उसकी नींव कहां डाली जाती है? आर सॉइल। और अगर नीचे में रॉक नहीं है, बड़ा पत्थर नहीं है, तो वहां फाउंडेशन नहीं बनेगा, वहां वो घर नहीं बनेगा। तो कभी कभी देखते हैं नक्शा पास हो गया, बाद में पता चलता है कि इस पे इतने फ्लोर की बिल्डिंग बनेगी। नीचे मजबूत मात्रा में क्या रहना चाहिए? रॉक रहना चाहिए। पता चला बिल्डिंग का सब सॉइल पे बिल्डिंग बना दिए, तो 4-5 तला तो चलेगा, 20 तला बना दिए तो धंस जाएगा, उसमें धंस जाएगा। उसको कहां ले जाना रहता है? रॉक सॉइल पर। कहां पर? रॉक सॉइल। समझ आ गया कि नहीं आ गया? तो कितने होराइजन आप देखें, सबसे नीचे वाला आर का मतलब क्या होता है? रॉक। रॉक मतलब चट्टान, इसी पर मेन चट्टान रहता है। अब एक बार क्वेश्चन पूछ दिया था उटपटांग, और कभी कभी अजीब होता है, वो कहता है कि हिंदी में क्वेश्चन देंगे लेकिन इंग्लिश में पूछ देता है। पेरेंटल रॉक्स यानी पैतृक चट्टानें कहां पाई जाती है? गड़बड़ा जाएगा। देखिए, पेरेंटल का मतलब होता है कि जिससे इसकी उपज हुई है, जिससे इसका निर्माण हुआ है, यानी पैतृक चट्टानें, यानी जो आप ऊपर में मिट्टी देख रहे हैं, इसके दादा पूर्वज कहां पर मिलेंगे? तो भाई ये भी मिट्टी है, ये भी मिट्टी है, तो इसके दादा पूर्वज जो है वो चट्टान के रूप में होंगे। तो पहली बार चट्टान कहां देखने को मिलेगा? कहां पर? बैड सॉइल पर। किस पे? सी पर। तो कहेगा कि पैतृक चट्टानें, यानी जो चट्टान आप ऊपर देख रहे हैं, इसकी जो मिट्टी है, उसकी खानदान वाले कहां मिलेंगे? सी पर। और इस पे खानदान वाले थोड़ी मिलेंगे, इस पे तो पूरा का पूरा क्या है? पत्थर ही है, वो तो मिट्टी का रूप ही नहीं लिया, यहाँ तो जड़ जा ही नहीं सकता। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ये क्या चीज है भैया? पूरा का पूरा क्या है? ये प्रोफाइल, पूरा का पूरा प्रोफाइल, सिंगल सिंगल। हाँ, होराइजन। ठीक है, होराइजन। किसी को कोई दिक्कत है? सबसे ज्यादा उपजाऊ कौन सा होता है? हाँ, ह्यूमस होता है, ह्यूमस। लेकिन ह्यूमस में खेती हो नहीं पाती है। ह्यूमस में जितनी उर्वरक रहेगी वो रिस्क कहां चला जाता है? ए में चला। खेती किस पर होती है? टॉप सॉइल। किस पर होती है? टॉप। पेड़ पौधे कहां पर? सब सॉइल। पेरेंटल चट्टान, बैड सॉइल। पेरेंट मतलब उसके दादा पूर्वज वगैरह, यही ना टूट टूट टाट के बड़का बड़का नीचे रह गया, टूट के ऊपर रह गया। किसी को कोई दिक्कत है? छोटे मोटे जीव जंतु किसमें रहेंगे? टॉप सॉइल। किसमें? टॉप सॉइल। आलू होते हैं, कहां चला जाता है? टॉप। आलू की खेती में जब देखिएगा किसान कुदाल लेके आलू निकालता है ना, कई को चूहा कटा जाता है। देखते हैं कि नहीं? चूहा भागते रहता है। अब कुदाल मारा, किसान को क्या पता कि नीचे कौन बैठा है, तो चूहा सब समझ जाता है हलचल हो रहा है, भागना चाहिए, तो सब इसके प्लान बना के रखे रहता है, भाग जाता है सुबह। तो इसमें ही सारे जीव जंतु पाए जाते हैं। ये आपका सॉइल का प्रोफाइल हो गया। भारत में इत्तेफाक से जितनी मिट्टियां हैं, उन सारी मिट्टियों में किस चीज की कमी है? ह्यूमस की कमी। किस चीज की कमी है? ह्यूमस की कमी है। अब कौन कौन से चीज चाहिए होते हैं और किस किस चीज की हमारे मिट्टियों में कमी है, इससे भी एक सवाल पूछे जाते हैं। तो किसी भी मिट्टी को नाइट्रोजन चाहिए, फास्फोरस चाहिए, कैसे क्या होता है बबुआ? पोटेशियम चाहिए, पोटेशियम चाहिए। ये तीनों चीज चाहिए। इसका सीक्वेंस होता है 4:2:1, यानी खेत में जब कभी भी आप क्या करने जाते हैं? अनाज बोने जाते हैं। क्या करने जाते हैं? अनाज उगाने के लिए। हम कहते हैं खेती के लिए, सीधा खेती के लिए किस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत? नाइट्रोजन। यूरिया में कितना परसेंट नाइट्रोजन होता है? कितना? 46% यूरिया में क्या होता है? नाइट्रोजन। तो यूरिया हम लोग यूरिया के लिए नहीं छिड़कते, किसके लिए? नाइट्रोजन। तो आपके पास दो रास्ते हैं, या तो आप हर साल अपने खेत में यूरिया छिड़किए, या 3 साल में एक बार अपने खेत में दाल की खेती कर दीजिए। किस चीज की? दाल। चाहे अरहर हो जाए, कोई कुछ भी हो जाए, आपको जरूरत है चाहे नहीं है, ऐसा थोड़ी है कि दाल सस्ता बिकता है, नहीं ना। तो आप दाल की खेती कर दीजिए। दाल की जड़ों में राइजोबियम नामक एक जीवाणु पाया जाता है, वो उस जड़ों के आसपास में रहता है, जहां दाल बोएंगे वहां वो आ जाएगा। और वो राइजोबियम क्या करता है? हवा से नाइट्रोजन को ले लेता है और मिट्टी में मिला देता है। आप कहेंगे तो ये तो क्या दिक्कत है, हम खेतवा जोत देंगे तो हवा तो घुस ही जाएगा ना। खेत क्या कहता है? अनाज कहता है कि हमको नाइट्रोजन नहीं चाहिए, हमको नाइट्रेट चाहिए। क्या चाहिए? नाइट्रेट। जैसे आप आटा नहीं पचा सकते, लेकिन उसी आटा को सान के सेक दीजिए, बन गया रोटी, कोई खास उसमें बदलाव नहीं हुआ है। लेकिन कुछ खास बदलाव होता है, जो आटा साने हैं वो तवा पे से उड़ा देते हैं उसको। तो आप बताइए, आप आटा पचाते हैं या रोटी? हाँ, रोटी। सेम वही कंडीशन है पौधे के साथ। कहते हैं कि भैया हम नाइट्रोजन नहीं पचा पाएंगे, हमको क्या दे दो? नाइट्रेट दे दो। क्या दे दो? अब आप यूरिया से दीजिए, चाहे आपका मन, आप क्या करिए? दाल बो दीजिए। दाल जब बो देते हैं तो अगले 3 साल तक उस खेत को नाइट्रोजन की कोई दिक्कत नहीं होती। तो हम लोग खामा में ना यूरिया में पैसा लगाते हैं, किसमें लगाना चाहिए? दाल वगैरह, दलहन वगैरह। आप में जितने लोग किसान हैं, अपने अपने गांव में बात को बोलिएगा, बता दीजिएगा ना। अपने अपने खेत में भी इसको क्या करिए? इंप्लीमेंट कीजिए। ये जरूरी है खेती के लिए। 4:2:1 याद रहेगा। एनपीके, एनपीके 4:1, 4:1। लेकिन समस्या समझिए, हम
आपकी माँ दाल का पानी पिलाएगी, फिर थोड़ा थोड़ा हलवा खिचड़ी यही सब सेरेलेक्स वगैरह आता है उनसो का, सान उनके दीजिए। ओके बाद जब तनी सा बड़ हो जाएगा ना, 1.5 साल का होगा, तो असली दलिद्र का रूप लेगा वो। कुछ सोच रहा मुंह में डालेगा, कुछ उठाएगा कुछ पकड़ेगा मुंह में डाल देता है। तो छोटे बच्चों का भोजन अलग होता है। उसी तरह जब हम फसल बोने जाते हैं खेत में, जब बीज डालते हैं तो बीज का खुराक अलग है, जब बीज बड़ा होकर पौधा बनता है तो उसका खुराक अलग है। तो क्वेश्चन कहेगा अनाज यानी खेती के लिए किस चीज की जरूरत सबसे ज्यादा? नाइट्रोजन। लेकिन अगर वही हम बीज बोते जाएंगे तो इन्हीं सब चीजों की जरूरत है, लेकिन रेशियो बदल जाएगा 1:2:1। अब सबसे ज्यादा किस चीज की जरूरत है? किसका किसका? बीज रोपण के समय किसकी जरूरत हो जाती है? फास्फोरस। बीज रोपण की जगह फास्फोरस की जरूरत। किसी को कोई दिक्कत? और खेती के समय इसके साथ साथ एक और चीज की जरूरत है, ह्यूमस। ह्यूमस मतलब समझ गए ना क्या होता है ह्यूमस? ऑर्गेनिक चीजें क्या कहलाती हैं? ह्यूमस। नेचुरल खाद क्या कहलाता है? ह्यूमस। इत्तेफाक से भारत के जितने भी खेत हैं उसमें ह्यूमस की क्या है? कमी है। ह्यूमस की कमी है, साथ ही साथ नाइट्रोजन की भी कमी है, और तीसरा जो है वो फास्फोरस की भी कमी है। लो भैया बचल कौन सी? पोटेशियम की। तो खेतों में आप देखेंगे पोटास बहुत कम में डालते हो। हाँ, पोटास की मात्रा डालते हैं ज्यादा, तो नॉर्मल डालते हैं आदमी। सुपर ये फास्फोरस ज्यादा पड़ता है, सुपर फास्फेट वगैरह डालते होंगे, और डीएपी वगैरह डालते हैं, नाइट्रोजन जाते हैं। तो हमारे खेतों में सबसे ज्यादा कमी ह्यूमस, नाइट्रोजन, फास्फोरस। अब आपसे एग्जाम में क्वेश्चन अगर पूछेगा तो आपको तो सिंपल पता चल गया, 4 में से एक है जो रहता है हमेशा, क्या चीज? पोटेशियम। बाकी सारी चीजों में क्या रहता है? कमी ही रहती है। इस वजह से हमारे यहाँ किसान जो होते हैं वो बेचारे, जो एक तो उनका इनकम कम होता है, उस पे से वो लोग का अच्छा खासा पैसा किस पे खर्च होता है? खाद को खरीदने में खर्च हो जाता है। इतना समझ में आ गया आपको? किसी कोई दिक्कत? इस सब के अलावे जमीन का पीएच भी मायने रखता है। जमीन का पीएच आप ध्यान से देखिए, इससे क्वेश्चन पूछता है, समझा गया ना? सबसे क्वेश्चन पूछता है, सब कल पीडीएफ में आपको मिल जाएगा, टेंशन नहीं लीजिए। इसको कोशिश कीजिए याद कर ले यहीं पे पूरा ध्यान से। अब पीएच क्या होता है? मिट्टी का पीएच। पीएच को भी समझते हैं ना, पावर ऑफ हाइड्रोजन पीएच। कहां से ये जो पीएच होता है इसकी खोज किसने किया था? सोरेनसन। किसने खोज किया था? सोरेन। हालांकि ये टॉपिक तो केमिस्ट्री का। पीएच 0 से 7 रहता है तो एसिड होता है, अम्लीय। अम्लीय कब होता है? अम्लीय जब पीएच की मात्रा 7 से कम हो जाए, यही ना बात? बराबर है 0-7 का। उसके बाद क्षारीय। क्षारीय 7 से ज्यादा, 7 से ज्यादा। जितना ज्यादा जाएंगे उतना ज्यादा क्षारीय लगने लगता है। क्षारीय का मतलब होता है कड़वा टाइप का, अम्लीय का मतलब होता है खट्टा टाइप का। तो हमको जो मिट्टी होनी चाहिए वो बताइए, अम्लीय होनी चाहिए, क्षारीय होनी चाहिए? दोनों में से कोई नहीं होना चाहिए, दोनों में नुकसान करता है। हमारी जमीन का पीएच, जो मिट्टी का पीएच है, मृदा का पीएच है, ये होना चाहिए 6 से लेकर 7.5 के बीच में। 6 से लेकर 7.5, यानी अगर 6 से नीचे गया तो आपकी फसल को ज्यादा पैदावार नहीं मिलेगी, और 7.5 को क्रॉस कर गया तो भी ज्यादा पैदावार नहीं मिलेगा। अप्रॉक्स 6.25 हम बोल सकते हैं, सबसे ठीक ठाक है 6.25। आप लोग अपने अपने खेत का क्या पीएच जांच कराए हैं? कोई दिक्कत नहीं, मत जांच कराइए। ओके, खेत में वही दौड़ाइए। आप पढ़े लिखे हैं, सब लोग इस सब चीज का क्या करिएगा? जांच कराइए। कुछ नहीं जाता है, आप 1 हाथ मिट्टी खोद दीजिएगा। कितना हाथ? 1 हाथ, 1 फीट तक मिट्टी खोदिएगा, ताकि आप जब प्रयोगशाला में मिट्टी लेकर जाएं तो आपके मिट्टी में होराइजन ओ और होराइजन ए की मिट्टी मिल जाए। इन्हें के ऊपर से काट ले, आई डॉक्टर साहब जांच कीजिए तो कौन सी है? कौन सी जांच करेगा? वो ह्यूमस दे दिए आप उसको नहीं ना जांच करेगा। तो बढ़िया से एक जगह खोद के दम अच्छा से 1 फीट तक की मिट्टी ले जाइए, तो आपको बता देगा कि भाई आपकी मिट्टी में किस चीज की कमी है, पीएच कैसा है, तो आपके खेत में पैदावार क्या होगा? ज्यादा। हम लोग की खेती में समस्या क्या है? खेती और शिक्षा दोनों में समस्या यही है कि प्राचीन काल से जो मॉडल चलते आ रहा है वही दौड़ा दो, सोच रहा है कोई दिक्कत नहीं। जैसे दादाजी खेती की है वैसे ही उनका पोता भी कर रहा है, और ये पोता का आने वाला भी पोता उसी टाइप का करेगा। तो अभी आप लोग क्या करिए, साइंटिफिक ऊपर से मिट्टी ले जाकर दे देंगे तो पता चलेगा नहीं। और अगर मान के चलिए आपको बगान लगाना है, क्या लगाना है? बगान। तो बगान में आपने सोचा कि एक काम करते हैं, हमारा 5 बीघा जमीन है, हमें 200 लीची का खेती कर देते हैं। मुजफ्फरपुर के पास में लीची होता है, तो किसी ने सोचा कि भाई हमारी जमीन है, खेती करने से अच्छा है क्या बोल देते हैं लीची, 10 साल बाद तो फलेगा ना, अच्छा खासा फलेगा। तो बताइए अगर वो लीची करने जा रहा है तो उसमें इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, तो उसे अपनी खेत की जांच करने के लिए 1 फीट खोदना चाहिए कि 2 फीट? हाँ, उसको मेन जरूरत किस मिट्टी की है? किसकी है? सबसॉइल। किसकी? सबसॉइल। तो जरूरत के हिसाब से वहां जाइए, क्योंकि बड़े पेड़ पौधे के जड़ वहां तक जाते हैं। अब हमारा जो पीएच है ये कितना रहना चाहिए? और अगर 6 से 7 नहीं है तब गड़बड़ है। तो जब कभी आपके खेत में अम्लीयता बढ़ जाए, क्या जाए? अम्लीयता बढ़ जाए, तो आपको अपने खेत में चूना का छिड़काव कर देना चाहिए। किस चीज का? चूना का। तो चूना पत्थर मिलता है, इतना बड़का बड़का क्या मिलता है? चूना पत्थर। उसको फोड़ दीजिए, सस्ता पड़ेगा, नहीं तो डायरेक्ट चूना लेके आइए। पहले जमाने में नमक पीसल नहीं आता था, हम लोग का वक्त में रोड़ा नमक मिलता था खड़ा खड़ा, वो खरीद के आता था, तो घर पे इसे नमक क्या किया जाता था? पीसा जाता था। आज ना रेडीमेड आ गया है नया पतंजलि का नमक, खाओ उड़ जाओ। समझ आ गया कि नहीं? तो पहले जमाने में नमक कितना बड़ा बड़ा पत्थर आता, आज भी आता है, लेकिन अब लोग उसको गाय को खिलाते हैं। सिंघा नमक तो अलग होता है ना, वो काला टाइप का होता है। ये जो व्हाइट वाला आप नमक खाते हैं ना, आप अपने दादा दादी से पूछेगा अगर जीवित होंगे लोग तो, उस समय का था, या हमारे उम्र के लोगों से पूछेगा। तो हम लोग के वक्त जीवन बड़ी कठिन था। खेत में जोंक हो जाते थे, क्या हो जाते थे? जोंक, समझते हैं, खून चूसने लगते हैं, तो उस पर खेती भी जरूरी था। तो जो हम लोग के वक्त में जो खेत में जाते थे लोग ना, वो ये पैंट जो रहता था ना, इसमें वही पत्थर वाला नमक रख के ऐसे पैंट में मोड़ लेते थे। पैंट में 4 बार 5 बार मोड़ लीजिए और उसी में नमक रख दीजिए, तो पत्थर टाइप का नमक रहता था, धीरे धीरे गलता था, तो दोनों में से मोड़ लेता था, तब खेत में उतरता था। जहां उतरेगा वहां नमक नमक करके रख देता था। लेकिन उसको ये नहीं पता चलता था कि अगर ज्यादा नमक की मात्रा बढ़ जाएगी तो आपकी मृदा का पीएच क्या हो जाएगा? डिस्टर्ब हो जाएगा। उसको क्या मतलब होगा? जोंक से मतलब है, भाग गया जोंक।
तो अम्लीय मिट्टी के सुधार के लिए चूना या चूना पत्थर, बात बराबर है। एक पीस के पत्थर पाउडर बना दीजिए, आपको पाउडर तो मिलता नहीं है, वो आपके सहूलियत के लिए आपको पाउडर बना के दिया जाता है, चूना पत्थर। अब बात करते हैं क्षारीय मृदा के लिए। अगर क्षारीय मृदा आ गई है तो आप किस क्या करिएगा, जिप्सम का, क्षारीय मृदा के सुधार के लिए जिप्सम का प्रयोग करते हैं। किसी को कोई दिक्कत क्षारीय मृदा के सुधार के लिए कि मिट्टी को क्षारीय बनाने के लिए? क्षारीय अच्छी चीज थोड़ी होती है। अगर मिट्टी क्षारीय हो गया तो क्या मिलाएंगे, अम्लीय हो गया तो चूना पत्थर। कंप्लीट, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब हम भारत की मिट्टियों के बारे में पढ़ते हैं। तो मिट्टी जब हम भारत में पढ़ते हैं ना, तो यहाँ दो बवाल हो जाता है। भारत में जो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, समझ गया, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ये खेती के लिए बहुत अग्रणीय भूमिका है और इसने मिट्टी पर अध्ययन करने के लिए भोपाल में अपना एक रिसर्च सेंटर डाल रखा है। मृदा पर रिसर्च करने के लिए रिसर्च सेंटर कहाँ है? हाँ, भोपाल। अब विद्यार्थियों पर रिसर्च करने के लिए रिसर्च सेंटर कहाँ है? ये वही रिसर्च सेंटर में बैठा है तुम लोग। तो ये भोपाल में इसका रिसर्च सेंटर। इसने कहा है कि हम मिट्टियों को कितनी कैटेगरी में बांटते हैं? 8। कितनी कैटेगरी में? 8। लेकिन ये साथ साथ कहता है कि खेती के लिए 4 गो का जरूरत है। किसके लिए? 4 गो। जबकि इसने खुद कितने भाग में बांटा है? 8। लेकिन खेती के लिए कितने मिट्टी की जरूरत? 4 टाइप। कितने टाइप का? 4 टाइप। तो क्वेश्चन दोनों से कहेगा, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ने भारतीय मिट्टियों को कितने भाग में बांटा? हाँ, 8। लेकिन जब स्पेसिफिक पूछेगा कि खेती के लिए कुल कितने प्रकार की मिट्टी, तब 4 हो जाता। लेकिन बात यहीं आके अटक गई। जो ज्योग्राफी का डिपार्टमेंट है, भूगोल, ये कह रहा है कि देखिए आईसीएमआर ने जो किया है वो मेनली ज्योग्राफी को ध्यान में नहीं रख के किया। आप इसका नाम में पढ़िए, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। इसने किस चीज को ध्यान में रख के किया? एग्रीकल्चर। तो हम आपको ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं कि एग्रीकल्चर पढ़ा रहे हैं? लेकिन इसमें एग्रीकल्चर भी पढ़ना है, पढ़ना कि नहीं पढ़ना? तो वो थोड़े ना क्वेश्चन। तो हम ज्योग्राफी के हिसाब से पहले मिट्टी को बांट के हटा देते हैं, फिर हम ये 8 वाला है तो इसको हम लोग पढ़ेंगे। तो आईसीएमआर वाला 8 गो रहने देते हैं। ज्योग्राफी के हिसाब से जो मिट्टी होती है इन्हें हम 2 भाग में बांट दिए। कितने भाग में? 2 भाग में। मृदा यानी मिट्टी, मृदा निर्माण, 2 टाइप किसको हम लोग बांटे। एक होती है मिट्टी स्थानबद्ध, स्थानबद्ध। कौन सी मिट्टी? स्थानबद्ध। दूसरी होती है स्थानांतरित, स्थानांतरित मिट्टी। कितने टाइप की मिट्टी? 2 टाइप का। कौन कौन? स्थानबद्ध और स्थानांतरित मिट्टी। नाम से स्पष्ट है, ये मिट्टी जहां बनती है वहीं पर रह जाती है, ज्यादा दूर तक नहीं जा सकती है। वही थोड़ा बहुत हवाएं जितना दूर ले जाएंगी वहीं तक ले जाएगी। तो हवा क्या करेगा? पटना का मिट्टी को उठा के खूब से खूब मुजफ्फरपुर ले जाएगा कि जापान लेके चल जाएगा? इससे ज्यादा नहीं ले जाएगा। और मुजफ्फरपुर ले जाने में 4 साल लगेगा। यहाँ से एक सीजन में पटकेगा हाजीपुर, भगवानपुर, तंजौर, आगे ले जाके लगेगा, तब पटकेगा कहाँ पे? मुजफ्फरपुर। ज्यादा दूर नहीं ले जा पाएगा। हवाओं की अपनी एक सीमा होती है, क्योंकि उनका हर जगह हवाओं के मार्ग में बाधा आती है। लेकिन नदी वो उलाटेगी बंगाल के खाड़ी में ले जाके, अगर घेरा गए बीच में तो। बाढ़ वाले सीजन में घेरा है तो इधर उधर किसी के खेत में छोड़ देगी। अगर बाढ़ के सीजन में ना घेरा है तब हम बंगाल के खाड़ी में ले जाएंगे। अब बंगाल के खाड़ी में ले गई तो उसके बाद भाई हिंद महासागर, उसको घुमाते रहेगा, चल तो हिंद महासागर ले जाते। तो प्रशांत महासागर तो लगा ही है, चलिए ना उधर भी चलते हैं, चलो ले घूमते रहो। तो कुछ ऐसी मिट्टियां होती है जिनका स्थान क्या हो जाता है? बदल जाता है। जिसमें सबसे ज्यादा भूमिका स्थान बदलने में वायु का होता है या जल का होता है? हाँ, जल का। तो इसमें जल द्वारा लाई गई मिट्टी जलहोड़ मिट्टी। कौन सी? जलहोड़। एलुवियल सॉइल। कौन सी सॉइल? एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल जो होती है स्थानांतरित मिट्टी होती है, इसका स्थान बदल जाता है। बाकी मिट्टियों का स्थान ज्यादा नहीं बदलता है। जिसमें आ जाती है आपको लाल मिट्टी, काली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी और लेटराइट मिट्टी। लेटराइट मिट्टी कौन सी मिट्टी? कितनी मिट्टी? 4। यही वो 4 मिट्टी है जिसको इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च बोलता है कि खेती के लिए अच्छी है। किसके लिए अच्छी है? खेती। हालांकि इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च ने भारत की मिट्टियों को कितनी भाग में बांटा और खेती के लिए कितनी अच्छी? वो चारों का नाम यहाँ देख लीजिए। पहला बोलिए जलोढ़, लाल, काली, लेटराइट। इसमें स्थानांतरित मिट्टी और स्थानबद्ध मिट्टी समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन भी इसका तो बहुत सिंपल ही रहता है, चारों ऑप्शन दे देगा, यही कहेगा इनमें से कौन सा स्थानांतरित है या स्थानांतरित नहीं है, इन्हीं दोनों में से। तो सिंपल सा है, एक ही मिट्टी आपकी क्या है? स्थान। क्या ये मिट्टी अपना स्थान नहीं बदलती है? बदलती है, बहुत ज्यादा नहीं बदल, बहुत ज्यादा नहीं बदल। लेकिन गंगा के किनारे उत्तराखंड के मट्टी को काट के यूपी में बिछा देगी, अगले साल उसी को लेकर चल चलेगी, ढकेलते ढकेलते पटना लेके चलेगी। आज बताइए, बिहार में बाढ़ एकदम दस्तक दे चुकी है, गांव में अंदर अंदर तक पानी घुस चुका है। आप उस पानी को ध्यान से देखेंगे, उसमें मिट्टी के कण तैर रहे हैं। साफ पानी नहीं है, वो मछली मार पालने वाला, उसमें खाली गरई मछली मिलेगी। यही सब मिलेंगे। अब जब पानी जाएगा, सूखेगा, तो क्या मट्टियों ले जाएगा? छोड़ देता है गाँव में, मट्टी छोड़ देता है। तो कौन सी मिट्टी आई है? जलोढ़। कापई के गाँव का था वो, कहीं से लेके आया था। अब हम लोग समझते हैं, एक एक करके पढ़ते हैं मिट्टियों के बारे में। आईसीएमआर इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने कितनी भाग में बांटा? सॉरी, मेडिकल रिसर्च बोलती है, एग्रीकल्चर रिसर्च, गलती हो गया भाई। भाई 4 तो ये हो ही गया, 4 हो गया ना। अब पहले 4 और याद कर लेते हैं लोग। क्या पता कि जमुआ में पूछ देगा कि इनमें से वह कौन सी मिट्टी है जिसे इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ने मान्यता नहीं दिया है, तो माथा पीटेंगे। 8 याद रहेगा तब ना बताएंगे कोने को मान्यता है नहीं। तो बहुत सिंपल है, 4 को तो यही हो गया। कौन कौन? जलोढ़, लाल, काली, लेटराइट। इसका शॉर्टकट ट्रिक है जलाकर लौट, जलाकर लौट, जलाकर लौट। जलोढ़, लाल, काली का ही दूसरा नाम रेंगूर होता है, इसलिए दोनों को एक ही में कर दे। जलोढ़, लाल, काली, लेटराइट। सबसे ज्यादा भारत में 43%। कितने परसेंट? 43%। यानी भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,000
263 किलोमीटर स्क्वायर है। उसमें से 32 लाख में से अकेले 15 लाख किलोमीटर स्क्वायर पर कौन मिट्टी है? जलोढ़ मिट्टी। कौन मिट्टी? जलोढ़ मिट्टी। जिसका सबसे बड़ा कारण है कि भारत में नदियों की कमी नहीं है, लगभग हर जिला में आपको छोटी बड़ी एक ना एक नदी मिल जाएगी। तो सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सी? जलोढ़। उसके बाद लाल, लाल के बाद काली के बाद लेटराइट मिट्टी। ये मिट्टियां खेती के लिए उपजाऊ होती है। इसके बाद आप मिट्टी को याद रखने के लिए बड़ा सिंपल है, नक्शा के हिसाब से याद रखिए बाकी की मिट्टी। जम्मू कश्मीर में कैसी मिट्टी होगी? हाँ? हिमाचल प्रदेश में? अरे यार इतना क्या सोचता है? पर्वतीय मिट्टी। कैसी मिट्टी? पर्वतीय। तो बताइए ये ऊपर वाला पूरा में कौन सी मिट्टी रहेगी? पर्वतीय मिट्टी। कौन सी मिट्टी? पर्वतीय मिट्टी। कौन सी मिट्टी? पर्वतीय। हम चार को ये जो बता दिए उसके अलावे हम बता रहे हैं, चार के अलावे एक तो कौन हो गया? पर्वतीय मिट्टी। अब आप बताइए राजस्थान में कौन सी मिट्टी होगी? बलुई या मरुस्थलीय मिट्टी। तो दूसरा कौन सा हो गया? मरुस्थलीय। कौन सी मिट्टी? मरुस्थलीय। कच्छ का जो ये रन है ना, इसमें समुद्र का पानी ठेल देता है, उसके बाद जब लौट जाता है तो केवल वहां नमक बच जाता है। तो लवणीय मिट्टी। कौन सी मिट्टी? लवण की मात्रा ज्यादा हो जाती है, लवणीय मिट्टी हो जाती है एक मरुस्थलीय मिट्टी। और पहाड़ पर कौन सा? पर्वतीय मिट्टी। कौन सी मिट्टी? पर्वतीय मिट्टी। और जितना समुद्र के किनारे है वहां कौन सी मिट्टी? दलदली मिट्टी। कौन मिट्टी? दलदली मिट्टी। दलदली मिट्टी में एक ही प्रकार का पेड़ निकलता है जिसे कहते हैं हम लोग सुंदरी वृक्ष या मैग्रोवन। कौन सा वन? मैग्रोवन। अक्सर क्वेश्चन आता है दलदली मिट्टी में कौन सी? सिंपल याद रखने का तरीका देखिए, सबसे ऊपर यहां से स्टार्ट कीजिए। कौन सा? पर्वतीय, मरुस्थलीय, लवणीय, किनारे किनारे दलदली। कौन सी मिट्टी? दलदल। दलदली की एक खासियत है, ह्यूमस इसमें कम नहीं रहता है। कोई भी आता है जानवर फंस जाता है। अब जैसे मान के चलिए कोई मिट्टी है, जैसे बिहार की मिट्टी को मान के, आंधी आया, बहुत सारे पत्ते गिरे, 50,000 पत्ती गिर गई यहाँ, गारंटी थोड़ी कि 50,000 पत्तियां सड़ने के तक यहीं रहेगी, हवा मार के उड़ा ले जाएगा। लेकिन दलदली मिट्टी में वहीं सड़ जाएगा और उसका सड़ जाता है वहां पर। तो भारत में कुल कितने प्रकार की मिट्टी? 8। 8 के नाम बता देंगे। पहला जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, काली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी, लवणीय मिट्टी और दलदली मिट्टी। कौन सी? दलदली। तो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च की टोटल मिट्टियों की संख्या, उपजाऊ की संख्या है, सबसे उपजाऊ जलोढ़, सबसे ज्यादा मात्रा में जलोढ़, सबसे ज्यादा स्थान बदलने वाली जलोढ़। जल की मात्रा सबसे ज्यादा किसमें? लेकिन उसकी खुद की जल की मात्रा नहीं रहती है, नदी के किनारे होने की वजह से होता है, वो सोख नहीं पाता है। सबसे ज्यादा जल सोखता है काली मिट्टी। तो एक एक करके जब पढ़ेंगे लोग तब इसको, अभी 8 समझ में आ गया ना। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं किससे? जलोढ़ मिट्टी से। तो जलोढ़ मिट्टी कैसी मिट्टी है भैया? एक स्थानांतरित मिट्टी है। पर्वतीय मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी, लवणीय मिट्टी और दलदली मिट्टी। कौन सी? दलदली। तो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च की टोटल मिट्टियों की संख्या, उपजाऊ की संख्या है, सबसे उपजाऊ जलोढ़, सबसे ज्यादा मात्रा में जलोढ़, सबसे ज्यादा स्थान बदलने वाली जलोढ़। जल की मात्रा सबसे ज्यादा किसमें? लेकिन उसकी खुद की जल की मात्रा नहीं रहती है, नदी के किनारे होने की वजह से होता है, वो सोख नहीं पाता है। सबसे ज्यादा जल सोखता है काली मिट्टी। तो एक एक करके जब पढ़ेंगे तब इसको, अभी 8 समझ में आ गया ना। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं किससे? जलोढ़ मिट्टी से। तो जलोढ़ मिट्टी कैसी मिट्टी है भैया? एक स्थानांतरित मिट्टी है। कैसी है? स्थानांतरित। तो हर साल इसका स्थान नहीं बदलता है। क्यों? जिस साल बाढ़ जबरदस्त आएगा उसी साल ज्यादा स्थान बदले, और जिस साल बाढ़ कम आएगा उस साल स्थान नहीं बदले। यानी ये किसी साल नया हो जाएगा और किसी साल पुराना रह जाएगा। तो किस साल ये नया रहेगा? 2017 में, 21 में, जिस साल बाढ़ आएगा उस साल। तो जिस साल बाढ़ आता है उस साल ये मिट्टी नई हो जाती है, और जिस साल बाढ़ नहीं आता है नया वाला नहीं आ पाया। तो जब नया रहता है तो इसे नवीन जलोढ़ कहते हैं, और पुराना रहता है तो पुरानी जलोढ़। तो ऐसा इतना सिंपल नाम थोड़ा रखेगा नवीन जलोढ़ या पुरानी। नवीन जलोढ़ ज्यादा उपजाऊ या पुरानी जलोढ़? नवीन जलोढ़। काहे? कोई जरूरी थोड़ी कि नया रहेगा तो अच्छा ही रहेगा। अभी नया एक आईफोन निकाला, मैं चार्जर नहीं दे रहा है ना, ईयरफोन खोसने के लिए कोई जगह नहीं दिया है। मतलब ये पूरा बहल है, सोच रहा हूँ। और पूरे भारत में सबसे ज्यादा महंगा भारत में, इन पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा महंगा भारत में बेचा। इसका मतलब थोड़ी ना कोई भी चीज नया आता है तो अच्छा ही रहेगा। वो अलग बात है कि आपका आंसर सही है, लेकिन लॉजिक होना चाहिए ना। 2 टाइप की जलोढ़ हो गई, नवीन जलोढ़ को हम खादर कहते हैं और पुरानी जलोढ़ को बांगर कहते हैं। खादर और नवीन ये कैसा रहता है? नया, ये पुराना। देखिए ये ज्यादा उपजाऊ क्यों रहती है? नवीन जलोढ़ यानी खादर मिट्टी इसके तुलना में इसलिए ज्यादा उपजाऊ रहती है कि जिस जमीन पर नवीन जलोढ़ यानी खादर बनती है उस पर तो ऑलरेडी पहले से पुरानी जलोढ़ मौजूद है। ये पहले से तो ऐसा थोड़ी कि हवा में आके मिट्टी लग जाएगा लो नवीन जलोढ़, ऐसा नहीं ना रहेगा। पहले से तो मिट्टी रहेगा वहां पर। तो पहले से वहां पर कौन सी मिट्टी है? बांग। और उसके ऊपर क्या आ गई है? खाद। और ये खादर इसलिए उपजाऊ है क्योंकि ये दूसरे के खेत में जितना यूरिया पोटास डीडीटी बढ़िया बढ़िया चीज था, ये सब का सब जितना उपजाऊ रहता है ये सब होराइजन ओ में रहता है, और होराइजन ओ मजबूत नहीं रहता। तो बाढ़ के पानी में सब होराइजन उखाड़ लाती है। अब कहाँ घूमती है? जहां तहां प्रसादी बांटते रहती है। ले भैया उत्तराखंड से ले लो, एकदम मस्त मट्टी एकदम बांट देती है, समझा गया। और जब पानी सूखता है तो वहां ऑटोमेटिक होराइजन ओ का निर्माण कर देती है और वो जमीन कैसी हो जाती है? उपजाऊ। तो बताइए जो हम लोग जलोढ़ मिट्टी देख रहे हैं इसकी कितनी कैटेगरी? कौन कौन? खादर और बांग। इस जलोढ़ को हम लोग कांप मिट्टी या कछारी मिट्टी भी कहते हैं। क्या
को मिट्टी, कैसा, कांप या कछारी, कछारी मिट्टी, कांप या कछारी मिट्टी कहते हैं। फिर वही बात, क्या इसमें ह्यूमस की मात्रा ज्यादा पाई जाएगी? रटा हुआ आंसर, भारत की किसी भी मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी देखी जाती है। रटा हुआ आंसर मान लीजिए, भारत इस मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा ह्यूमस का अभाव देखा जाता है, किंतु यह उपजाऊ होती है। यहाँ पर सबसे ज्यादा खेती होता है। और यूपी, बिहार, उत्तर भारत में सबसे ज्यादा कौन सी मिट्टी होती है? जलोढ़। कौन सी मिट्टी? जलोढ़। जलोढ़ मिट्टी सबसे ज्यादा होती है। ये इसके जस्ट नीचे ये वाला भाग, ये पूरा का पूरा यूपी, बिहार, पंजाब वाला एरिया क्या है? जलोढ़ है। जहां जहां बाढ़ आता है वहां वहां जलोढ़, जहां जहां बाढ़ आएगा वहां वहां जलोढ़। बाढ़ से त्रस्त यूपी, बिहार, पहले बंगाल का कोसी नदी, इसको दामोदर नदी को बोला जाता था। आसाम हर साल डूब जाता है, इस साल भी डूब गया यहाँ पर। तो ये कौन सी मिट्टी हो जाएगी? जलोढ़। खेती के लिए सबसे अच्छी जलोढ़। याद हो जाएगा? चलिए आइए यहाँ। मिट्टी का अध्ययन क्या कहलाता है? मिट्टी के अलग अलग लेयरों को क्या कहते हैं? होराइजन। और खड़े काट लिए तो इस प्रोफाइल में कितने होराइजन? 1 2 3 4 5। सबसे पतली परत ओ का फुल फॉर्म ऑर्गेनिक। इसे हम टेक्निकली क्या कहते हैं? ह्यूमस। खाद किसे, ह्यूमस को आप खाद भी कह सकते हैं। तो खाद डालते हुए एक्चुअली क्या रहता है? ह्यूमस। छोटे मोटे जीव जंतु, सांप, इस सब का आश्रय कौन होता है? टॉप सॉइल। टॉप सॉइल को क्या कहते हैं? ए। अनाज वगैरह कहाँ बोते हैं? टॉप सॉइल। पेड़ पौधे कहाँ जाते हैं? सब सॉइल। सब सॉइल को क्या कहते हैं? बी। किसी भी मिट्टी की पेरेंटल चट्टान या पैतृक चट्टान कहाँ मिलती है? सब सॉइल में। किसमें? बैड सॉइल। बैड सॉइल को क्या कहेंगे? पूरी तरह से चट्टान कहाँ मिलेगा? हाँ, रॉक में पाया जाता है। पीएच मिट्टी का कहां से कहां होना चाहिए? 6 से 7.5। अम्लीय मिट्टी है तो उसमें चूना पत्थर। क्षारीय हो गया है, ठीक करने के लिए क्या मिला देते हैं? खेती के लिए, फसल उगाने के लिए, बीज के लिए नहीं, खेती के लिए एनपीके यानी नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम रेशियो बोलिए 4:2:1। लेकिन बीज बोते समय 1:2:1। भारत में हमेशा 3 चीज की कमी देखने को मिलेगी मिट्टियों में, नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस। पोटेशियम की कमी देखने को नहीं मिलती। भूगोल के हिसाब से मिट्टियों को कितनी भाग में? तो कौन कौन? स्थानबद्ध, स्थानांतरित। स्थानांतरित में जलोढ़, स्थानबद्ध में लाल, काली, लेटराइट। लेटराइट। भारत में सर्वाधिक कौन सी मिट्टी? ट्रिक क्या था? जलाकर लौट। लाल मिट्टी, काली मिट्टी, लेटराइट। जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, काली मिट्टी, लेटराइट। किसी कोई दिक्कत नहीं। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल एग्रीकल्चर रिसर्च ने कितनी भाग में? 8। मुख्य रूप से समझ में गया? आगे कल पढ़ लेंगे, आज के लिए इतना ही। ठीक है, 10 लोग निकलेंगे।